हैं, कैसे आप डायरिया से बच सकते हैं, कैसे मीजल्स चिकन पॉक्स होने से आप बच सकते हैं। तो ये बेटर है कि बीमार हो उससे पहले इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। समर डिजीज में सबसे कॉमन जो है वो डिहाइड्रेशन है। और डिहाइड्रेशन किस किन चीजों से हो सकता है, तो यहाँ स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि दो दिखा रहा है। सबसे कॉमन जो है वो डायरिया है। This is the commonest reason when a person loses excess water. Frequent water stool lead to heavy water loss from the body, and that result to dehydration. And next is vomiting. Another huge water drain out from the body. It by vomiting, which are usually accompanied by loose stools as a result of any infections. वोमिटिंग केवल डायरिया में ही नहीं होता है, वोमिटिंग के कई कारण हो सकते हैं। अगर पेशेंट्स को बॉडी में सोडियम की कमी हो तो भी रिकरेंट वोमिटिंग करता है। अदर कॉज भी हो सकता है वोमिटिंग का, कि किसी भी कारण से अगर बार बार वोमिटिंग हो रहा है तो डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट को, तो उसको प्रिवेंट करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। डिहाइड्रेशन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये स्लाइड आपको ये दिखाएगा हाउ टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑब्जर्विंग सम मेजर्स। जैसे अभी सीजन है, हॉट स्ट्रोक चल रहा है, इसमें हैवी स्ट्रेनस वर्कआउट अगर ना करें, अवॉइड हैवी स्ट्रेनस वर्कआउट इन हॉट क्लाइमेट दैट मे प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। कीप रेगुलर ड्रिंकिंग वाटर and other fluids at regular interval that also can prevent dehydration. Next is to check diarrhea and vomiting regularly. Fluid replacement should be done if loose stools become frequent. And in the summer season, we should avoid high salt and high protein diet. These are the preventions of dehydration. कैसे डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं हम लोग। अब ठीक उपचार है ना, ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ठीक, हाँ नेक्स्ट स्लाइड आपका हीट स्ट्रोक। Heat stroke होता कैसे है? Heat stroke happens due to prolonged exposure to the sun. When the weather is exceptionally hot and humid, जो भी वेदर हम देख रहे हैं, heat stroke के लिए ये परफेक्ट टाइम है जिसमें heat stroke हो सकता है। When body's cooling system is failed and it becomes overwhelmed with excessive heat, the condition occurs. जब बॉडी का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और हीट में बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक रहने का मौका मिले तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। डिहाइड्रेशन इसमें क्यों होगा? ड्यू टू एक्सेसिव वाटर लॉस बिकॉज ऑफ स्वेटिंग कॉज द मैक्सिमम डैमेज इन दिस सिचुएशंस। इसमें ज्यादा स्वेटिंग होगा तो डिहाइड्रेशन पॉसिबल है। When body need of fluid is not replenished quickly, it begins to show symptoms of dehydration and may result in damaging the effects. अगर समय रहते खून पानी या तो ओआरएस के रूप में या पैरेंटल फ्लूइड ना दिया जाए तो बॉडी को और डैमेज कर सकता है। सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं हीट स्ट्रोक के? सबसे पहला है हाई बॉडी टेम्परेचर, nausea, vomiting, headache, fatigue and dizziness, altered orientations, flush and red skin। इसमें दो सिम्टम्स और जोड़ते हैं जो इसमें नहीं दिख रहा है। एक के जैसे दिख रहा है कि हाई बॉडी टेम्परेचर, दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको लो बॉडी टेम्परेचर मिले। हीट स्ट्रोक का पेशेंट है और पेशेंट मिल रहा है लो बॉडी टेम्परेचर से। लो बॉडी टेम्परेचर क्यों होगा? हाई बॉडी टेम्परेचर है, जब से स्वेटिंग हुआ, ज्यादा स्वेटिंग होने से क्या होता है? लॉस ऑफ हीट होता है। जैसे हम लोग पसीना ज्यादा निकल गया तो हाथ से लगाएंगे देह ठंडा होता है। तो ये भी संभव है हीट स्ट्रोक का पेशेंट आपको हाई बॉडी टेम्परेचर से मिले या लो बॉडी टेम्परेचर से मिल सकता है। अगर बहुत पसीना बह चुका होगा पहले ही तो बॉडी उसका लो टेम्परेचर में होगा। तो एक ये भी इसमें ऐड करना है। दूसरा
इरिटेबिलिटी होता है, पेशेंट बहुत इरिटेटेड रहेगा, बहुत बिल्कुल बेड पे इधर उधर करता रहेगा अगर उसको हीट स्ट्रोक हो रखा है तो। ये दो इसमें ऐड कीजिए। नेक्स्ट ये है आपका कि हाउ टू प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ हीट स्ट्रोक, कैसे इससे बच सकते हैं। तो वेरी सिंपल है कि डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना है। अगर बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर है तो अवॉइड डायरेक्ट सन एक्सपोजर एंड बीइंग इन ए हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्ग डायरेक्शन। नेक्स्ट है कि अपना कवर करना है, कवर हेड एंड फेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रेस जो पहनेंगे वो लूज ड्रेस पहनना है अपना, और कलर जो कपड़े का है वो लाइट कलर होना चाहिए, ज्यादा डीप कलर नहीं पहनना चाहिए। पानी अधिक से अधिक पिएंगे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स। थर्ड है ट्राई टू रिमेन इंडोर बिटवीन 11 to 4 PM, 11 बजे से 4 बजे तक कोशिश करना चाहिए कि बाहर ना निकले। लेकिन पांडे जी बुलाएंगे तो क्या कीजिएगा, फिर आना पड़ता है यहाँ पर दूर से। तो हमें एक टाइम अच्छा शाम वाला रहता ज्यादा अच्छा रहता है। और अवॉइड बिकमिंग डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन से बचना है। सब सिंपल चीज है, हर आदमी को पता है, बस ऐसे ही रिमाइंड किया जा रहा है आपको। स्टे अवे फ्रॉम द हैक्टिक फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग हॉट डेज, गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा भीड़ का काम, बहुत ज्यादा काम है जिसमें ज्यादा पसीना बहे, उससे बचना है। ये था जो समर डिजीज था। अब आ रहा है आपका मानसून। मानसून डिजीज में क्या क्या, मानसून में क्या क्या बीमारी आ सकता है उस पर बात करेंगे। ये सारा डिजीज है, कॉमन डिजीज जो कि मानसून में जन्म मिलता है देखने के लिए। वो है आपका मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, कफ कोल्ड, डायरिया एंड स्टोमक इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, एलर्जिक आस्थमा एंड फंगल इन्फेक्शंस। ये कॉमन है जो कि मानसून सीजन में ज्यादा मिलता है। तो हम लोग एक एक करके थोड़ा इस पर फोकस करेंगे, एक एक करके। और ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कौन कौन से हैं? तो इसे मॉस्किटो जो कि मच्छर काटने से होता है, ये है डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, जाइका वायरस एंड चिकनगुनिया। ये सारे डिजीज जो हैं वो मॉस्किटो से होता है, जो कि मॉनसून सीजन में ज्यादा होता है। अब इसमें स्लाइड में आप बता रहे हैं मानसून ससेप्टेबल ग्रुप, मानसून यानी बरसात में किस ग्रुप को ज्यादा बीमारी लगने का चांसेस रहता है। तो ये जो ग्रुप है ये है बोथ ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एजेस, चिल्ड्रन एज वेल एज ओल्ड एज, बच्चे और बूढ़े दोनों ही बीमार होने के ज्यादा संभावित होते हैं। आर मोर प्रोन टू इफेक्ट इन मानसून बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी एंड हाई सेंसिटिविटी। इम्यूनिटी उनका डाउन है और इन्फेक्शन होने का जो चांसेस है वो अधिक है। एज यू नो किड्स आर नेक्स्ट टू नेचर, प्योर लिवली इनोसेंट, दे आर वेरी सेंसिटिव टू एवरी एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इक्वली रिएक्टिव टू एक्सप्रेसिव टू देम। Next, which child doesn't like monsoon? They like to play in water and become crazy in rain. But that dirty and contaminated water of rain, damp weather and germs, so they easily get ill. बरसात के पानी में बच्चे जाना, नहाना, खेलना पसंद करते हैं और उस पानी के गंदगी से वो इन्फेक्ट और बीमार होने का चांसेस उनका ज्यादा होता है। ये हम लोग अभी बात की वही दिखा रहे हैं। मानसून डिजीजेस कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस ए, डेंगू फीवर, कफ कोल्ड, मलेरिया, कॉलेरा एंड हेडेक। ये सारे डिजीज जनरली मानसून अब आने वाला है, इसमें देखने को मिलता है। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ये है मलेरिया। एक तरफ ये बता रहे हैं कि मलेरिया इट इज ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नेम्ड एनाफिलिस। This mosquito grows in cold climate in clean water. ये मलेरिया एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया कौन कौन से होते हैं? तो 4 मलेरिया जनरली अकर होता है। मलेरिया वाइवेक्स, मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया डोरोहानी
जनरली अब दो ही हम लोग देख पा रहे हैं, एक मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइफेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, दो ही मिल रहा है। एक अफ्रीकन कंट्री में जनरली मिलता है प्लाज्मोडियम डोनोवानी और प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये अपने यहाँ नहीं पाया जाता। जनरली दो ही है, वाइफेक्स एंड फैल्सिफरम। तो सिम्टम्स क्या क्या मलेरिया के हैं हम सब जान रहे हैं। सिम्टम क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स में हेडेक, फीवर, फैटिग पेन और बैक पेन। क्या क्या आप देख सकते हैं उसमें स्क्रीन में? तो फीवर के साथ चिल होगा, स्वेटिंग आएंगे, ड्राई कफ हो सकता है, स्प्लीन अगर पलपेट किया जाए तो स्प्लीन जनरली मलेरिया में बढ़ा हुआ मिलता है, इनलार्ज स्प्लीन होगा, और स्टमक में नोजिया वोमिटिंग करता है। तो ये मलेरिया का हो गया, जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मच्छर के काटने से होता है। एनाफिलीज मच्छर फैलाता है मलेरिया को। और अभी हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोग उसका प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि मलेरिया बहुत कम हो गया है। अभी से 5-10 साल पहले जो मलेरिया का रेशियो था, अब 10% भी नहीं है, 5% पे आ गया। ये सरकार का भी जागरूकता है, सरकार उसके पे ध्यान दे रही है, पब्लिक जागरूक हुई है। खास कर कोरोना के बाद हम सब इतने जागरूक हो गए हैं। पहले बहुत डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर भी नहीं जानते थे कि SpO2 कितना होता है जनरली। आज एक आदमी आता है, लगाते हैं 500 मीटर, बोलता है हाँ ऑक्सीजन ठीक है, 90 से ऊपर है मतलब ठीक है। तो ये जो जागरूकता आया है लोगों में, यही कारण है कि अब आपको मलेरिया बहुत कम मिल रहा है। अपने यहाँ तो कम हो गया है, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, ये 3 राज्य अब इंडिया में है जहाँ की ज्यादा पाया जा रहा है मलेरिया। अपने यहाँ काफी कम है, ये हम लोग में काफी सुधार आया है। टाइफाइड में भी कमी हुआ है, मलेरिया ड्रामेटिक चेंज हुआ है। इतना मलेरिया कम जाएगा, ये थोड़ा सा एक अच्छा बात है बिहार के लोग के लिए कमाल। और नेक्स्ट डेंगू फीवर। डेंगू फीवर मानसून के जस्ट बाद शुरू होता है। जनरली इसके शुरू होने का टाइम अगस्त से शुरू हो जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने यहाँ डेंगू फीवर। अब तो यहाँ भी बहुत है, पहले नहीं था पटोरी रीजन में, दिल्ली वगैरह में होता था, और लास्ट हमको लगता है 7-8 साल से बहुत ज्यादा डेंगू यहाँ फैल रहा है। तो डेंगू होता कैसे है? डेंगू ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है और मच्छर काटने से ही होता है। दिस फीवर कॉज्ड बाय एडिस मस्किटो, एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी मस्किटो मच्छर है जिससे कि ये फैलता है और ये इन्फेक्शन फैलाता है। जो मस्किटो है ग्रोन इन डिटर्जेंट एंड कलेक्टेड वाटर लाइक पॉन्ड एंड कंटेनर्स। ये जो पानी कलेक्ट किया हुआ रहता है गमला में, टायर में, कूलर में, इसी जो साफ पानी है उसमें डेंगू मच्छर फैलता है, पनपता है, बढ़ता है। तो साफ पानी बहुत दिनों तक जमा न रखा जाए बरसात के बाद, तो डेंगू फीवर से बच सकते हैं। डेंगू फीवर का एक और खासियत है कि इसके मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ते हैं, 10 से 20 फीट तक ही उड़ पाता है मच्छर, बहुत ऊंचा मच्छर नहीं उड़ता। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं तो सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो डेंगू फीवर जो होता है, इसका फीवर सडन ऑनसेट फीवर होता है, हेडेक है, और अगर उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए तो माउथ से और नाक से, मुंह या नाक से ब्लीडिंग हो सकता है। मसल्स एंड जॉइंट पेन, बहुत सीवियर पेन होता है डेंगू फीवर में, वोमिटिंग, रैशेस और डायरिया। अगर डेंगू को टाइमली ट्रीट ना किया जाए और ये बढ़ जाए सिम्टम, क्रिटिकल फेज होने पर पेशेंट को क्या हो सकता है? हाइपोटेंशन हो सकता है, बीपी उसका घट सकता है, प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ा में पानी जमा हो सकता है, एसाइटिस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी कहीं से भी देखा जा सकता है डेंगू का। ये डेंगू हेमरेजिक फीवर, DHF हम लोग बोलते हैं। अगर डेंगू प्लेन फीवर है उसमें ब्लड नहीं आएगा, अगर DHF है, डेंगू हेमरेजिक फीवर है, तो उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग होने का चांसेस ज्यादा रहता है। रिकवरी फेज में पेशेंट का अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, सीजर आ सकता है, ईचिंग हो सकता है और हार्ट रेट कम हो जाता है। ये सारा हम सिम्टम डेंगू का डिस्कस कर रहे हैं। डेंगू का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सिंपल है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, पेशेंट का वाइटल्स देखेंगे, बीपी, पल्स, ऑक्सीजन क्या है, जो चीज की कमी होगी उसकी पूर्ति करेंगे। ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन देंगे। प्लेटलेट अगर इसमें ज्यादा कम रहा है, यानी लेस देन 20,000, अगर 20,000 से कम प्लेटलेट है तो प्लेटलेट चढ़ाने की बात होती है। जनरली देखा जाता है 80,000, 70,000, 60,000 प्लेटलेट है, प्लेटलेट चढ़ाइए पेशेंट को कहा जाता है, गलत है। प्लेटलेट अगर 20,000 से कम हो जाए
तभी प्लेटलेट चढ़ाना है। उससे पहले अगर पेशेंट को कोई सीवियर ब्लीडिंग नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको कुछ भी नहीं करना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते रहिए, प्लेटलेट बढ़ाने की जो मेडिसिन आती है वो देते रहिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। हाँ, वाइटल्स मेंटेन करना है सर, बीपी, पल्स, ऑक्सीजन नहीं घटना चाहिए। प्लेटलेट चढ़ाना जरूरी तभी होता है अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, उसको ब्लड ज्यादा आ रहा हो कहीं से, या प्लेटलेट लेस देन 20,000 है, 20,000 से कम गया है तब। नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर। और अगेन टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू हायर फीवर, डायरिया एंड वोमिटिंग। इट कैन बी फेटल। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड फीवर इसी से होता है। और फैलता कैसे है? तो ये फेको ओरल रूप से फैलता है, कॉन्टामिनेटेड फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर, अगर अशुद्ध पानी या भोजन मिले उससे टाइफाइड फीवर होता है। नेक्स्ट, वायरल फीवर इलनेस कॉज्ड बाय वायरसेस। कॉमन सिम्टम्स कैन इंक्लूड रनी नोज, सोर थ्रोट, कफ, हॉर्सनेस एंड मसल पेन। ये सेम सिम्टम है जो हम लोग कुछ पहले कोरोना में देख रहे थे। वायरल फीवर और कोरोना का सिम्टम ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इसमें अगर ब्रेथलेसनेस जोड़ दिया जाए तो ये कोरोना हो गया, ब्रेथलेसनेस नहीं है तो वायरल फीवर है। अभी फिर कोरोना हम लोग यहाँ बढ़ रहा है, कोरोना का डेथ भी बढ़ा है, 100 के आसपास आदमी डेथ कर चुके हैं इंडिया में, और तकरीबन 80,000 पॉजिटिव पेशेंट है अपने देश में। तो इससे वायरल फीवर में केवल अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम को ऐड कर दें तो कोरोना का सिम्टम हो गया। वायरल फीवर के साथ अगर कोई रेस्पिरेटरी कंप्लेन दे रहा है तो उसको कोरोना टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट जो कोविड का है वो कराना चाहिए। इन्फ्लुएंजा, commonly known as the flu, caused by influenza virus. The symptoms include a high fever, runny nose, sore throat, muscle pain, headache and cough. That is the symptom of flu. इस पे हम लोग बात पहले किए हैं, डायरिया पे किए हुए हैं, डायरिया एंड स्टमक इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा दोनों सीजन में ज्यादा होता है, अभी जो चल रहा है टेम्परेचर हाई इसमें भी ज्यादा होगा, और नेक्स्ट जो मानसून आता है उसमें चूंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है वातावरण में, तो ह्यूमिडिटी से भी अस्थमा का अटैक ज्यादा होता है। तो अस्थमा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अस्थमा इफेक्ट किड्स triggered by humidity as well as the presence of allergens like pollens and molds in the atmosphere. Common inhaled allergens include animal dander. इससे अस्थमा का अटैक ज्यादा होता है। नेक्स्ट, फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस भी मॉनसून का ही देन है। अगर ह्यूमिडिटी पर ज्यादा बढ़ने से डैम्पनेस एंड ह्यूमिडिटी ऑफ वेदर कॉजेज मेनी स्किन प्रॉब्लम्स इन किड्स लाइक फॉलिकुलाइटिस, टीनिया कैपिटिस, etc. नेक्स्ट, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हम लोग जानते हैं 5 तरह से अभी है, A, B, C, D और E. Out of these, A and E, they are caused by contaminated water. Symptoms are pain in abdomen, nausea, vomiting और jaundice. A और E, B, C और D ये तीनों ब्लड से फैलता है या कोई भी बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है, ये कॉन्टामिनेटेड वाटर और से नहीं होता है। ए और ई जो है वो भोजन, कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड से हेपेटाइटिस ए और ई होता है। जनरली सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस जो अपने यहाँ होता है वो होता है हेपेटाइटिस ए, वो कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है। अगर शुद्ध पानी पिया जाए तो इन हेपेटाइटिस से आदमी बच सकता है। ये डज एंड डोंट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डू में देख रहे हो पिक्चर में कि अगर रेन में जा रहे हैं तो अम्ब्रेला लेके जाइए, तुरंत स्किन अपना ड्राई कर लेना है, लॉट ऑफ वाटर पीना है, पानी पीना चाहिए, और जो वाटर प्रूफ का शूज है वो पहन के पानी या कीचड़ में जाना चाहिए। वही इसमें बता रहे हैं कि डू एंड डोंट। अवॉइड ईटिंग आउट एंड ईट हाइजेनिक होम कुक्ड फूड।
बाहर खाना से बचना है और घर का बना हुआ खाना अगर शुद्ध रूप से खाए तो जो भी फूड रिलेटेड डिजीज है जैसे कि हेपेटाइटिस ए, डायरिया, टाइफॉइड, इससे बचा जा सकता है। और ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर, केवल पानी बॉयल करके ही पीना चाहिए। अगर आरओ अवेलेबल ना है तो आरओ है तो उस पी सकते हैं। वियर फूड वियर एंड अवॉइड वेडिंग थ्रू contaminated water as the soil of water contains all type of germs during rains. People with respiratory problems should be expose themselves to dust and rain. जो आदमी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जूझते हैं, आसपास सीओपीडी पेशेंट है, तो उनको डस्ट, धूल मिट्टी या पानी बरसात से बचना चाहिए। मलेरिया एंड डेंगू कैन बी अवॉइडेड बाय गेटिंग रीड टू स्टेगनेंट वाटर। जमा हुआ पानी अपने आसपास अगर नहीं रखा जाए, नहीं रहने दें, तो मलेरिया और डेंगू फीवर से बचा जा सकता है। Avoid wearing wet and dirty clothes. Maintain hygiene. Wash hands with soap before eating. Cover your mouth with handkerchief while coughing and sneezing. मुंह पे रुमाल रख के छींकने और खांसने से दूसरे को इन्फेक्शन होने से हम बचा सकते हैं। एंड टू अवॉइड सेल्फ मेडिकेशंस। ये था मॉनसून का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विंटर डिजीज। विंटर डिजीज ठंडा के टाइम में क्या क्या बीमारी हो सकता है जो वेरी कॉमन है। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स आर कोल्ड, कफ, फीवर, ड्राइनेस, अस्थमा, ज्वाइंट पेन। ये सब जो डिजीज है विंटर में सबसे ज्यादा होता है। पहला है फ्लू। विंटर्स आर कॉमनली नोन एज द फ्लू सीजन। जाड़ा आते ही सर्दी जुकाम होने लगता है, फ्लू सीजन कहा जाता है जाड़ा को। द फ्लू वायरसेस स्प्रेड थ्रू द एयर एंड ड्यूरिंग विंटर्स।